जिसकी चर्चा विगत कुछ दिनों से हमने प्रारंभ की है, प्रकरण मोक्ष मार्ग का चल रहा है और मोक्ष मार्ग के अंतर्गत हमने सम्यक दर्शन की चर्चा कर ली है। अब सम्यक ज्ञान की चर्चा है। सम्यक ज्ञान में भी प्रमाण ज्ञान की चर्चा है और प्रमाण ज्ञान में अवधि ज्ञान की चर्चा है। अवधि ज्ञान के माध्यम से ये जीव कैसे जानता है उसकी चर्चा हमने कल देखी कि विशिष्ट चिन्हों के माध्यम से वो जानता है। ये गुण प्रत्यय की बात थी। भव प्रत्यय की बात ये थी कि सर्वांग से जानता है। गुण प्रत्यय अर्थात विशेष रिद्धि, विशेष तपश्चरण जिसमें कार्यकारी है उसको गुण प्रत्यय कह रहे हैं। और भव ही है जिसमें कारण ऐसा भव प्रत्यय है। वो नारकी और देवों को तो पाया जाता ही है और किन्हीं तीर्थंकर आदि के तो पाया जा रहा है। ठीक है। कल एक प्रश्न था कि भव प्रत्यय मतलब गर्भ में नहीं हो सकता है क्या? हाँ, तो ये गर्भ में नहीं होता है, ये बात पक्की है। ओके, इसका आधार भी मिल सकता है। दूसरी बात ये है कि भव प्रत्यय अवधि ज्ञान जो बात चली, तो भव ही है कारण जिसमें सो भव प्रत्यय। तो फिर से प्रश्न वहां पर भी खड़ा हुआ कि वो अवधि ज्ञान कब से, जैसे ही वहां पर जन्म लिया वहां से या और अन्य समय से? तो कह दिया कि उनकी पर्याप्तियां पूरी होगी, उसके बाद में उनको अवधि ज्ञान प्रकट होगा। समझ में आ रहा है क्या? पर्याप्तियां पूरी हुए बिना अवधि ज्ञान नहीं हो सकता। ओके, तो ये एक बात हमको विशेष ध्यान में रखनी। कल हमने 6 प्रकार के अवधि ज्ञानों की चर्चा की थी। मेरा एक छोटा प्रश्न है। प्रश्न ये है कि ये 6 भेद जो है कौन से है? अनुगामी, अनानुगामी, वर्धमान, ह्रियमान, अवस्थित, अनवस्थित। तो ये जो 6 भेद है ये किसके पाए जाएंगे? भव प्रत्यय या गुण प्रत्यय, किसके पाए जाएंगे? कौन सा? हाँ जी, गुण प्रत्यय बराबर है। तो गुण प्रत्यय वाले के ये पाए जाएंगे। अब इसके भी भेद है ना। गुण प्रत्यय में अब भेद किए गए हैं, देशावधि, परमावधि और सर्वावधि। ठीक है। अब हमको देखना है कि क्या है, कितना क्षेत्र है हर किसी का, ये भी हम आगे बढ़कर देखेंगे। हाँ, एक बात और, राजवार्तिक में एक प्रकरण आया क्या कि और 2 अवधि ज्ञान लिखे। क्या है नाम उनका? प्रतिपाती और अप्रतिपाती। ये 2 भेद और जोड़कर कह दिया 8 अवधि ज्ञान होते हैं। गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान कितने? 8 अवधि ज्ञान। ठीक है। अब प्रश्न फिर से खड़ा हो गया शंकाकार को, साहब मूल सूत्र ही षड विकल्प बोल रहा है और आप 8 विकल्प कैसे बना रहे हो? तो वहां पर समाधान इतना ही दिया गया कि सामान्य से विशेष बलवान होता है। क्या कहा? सामान्य से विशेष बलवान, एक। और दूसरी बात, टीकाकार इसी के लिए बैठा है कि नवीनता कुछ विशेषता होगी तो वो बताई जाए। क्या है प्रतिपाती और अप्रतिपाती? प्रतिपात मतलब घात को प्राप्त होना और अप्रतिपाती मतलब बने रहना। ठीक है, मतलब उसका नाश नहीं होता, उसको अप्रतिपाती कहते हैं। और प्रतिपाती मतलब जिसका नाश होता है। ठीक है। ये किसकी अपेक्षा है? राजवार्तिककार की। राजवार्तिककार ने मतलब 8 प्रकार के अवधि ज्ञान बताए हैं गुण प्रत्यय के भेद। अब देखो,
अब अगला एक प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न है। कह रहे हैं कि देश अवधि ज्ञान के इन 8 में से कितने भेद पाए जाएंगे? तो समाधान करते हुए आचार्य देव कह रहे हैं कि देश अवधि ज्ञान में ये 8 के 8 नाना जीवों की अपेक्षा 8 के 8 अवधि ज्ञान पाए जाएंगे। ठीक है, 8 के 8 मतलब कौन से? फिर से अनुगामी, अनानुगामी। अनुगामी मतलब साथ साथ चलने वाला, अनानुगामी मतलब साथ नहीं चलने वाला। वर्धमान मतलब बढ़ने वाला उत्तरोत्तर, ह्रियमान मतलब घटने वाला। ओके, अवस्थित और अनवस्थित। अवस्थित मतलब बना रहे, अनवस्थित मतलब वहां पर चेंज हो गए। ओके, और ये प्रतिपाती अप्रतिपाती। अब दूसरा प्रश्न ये आया, परमावधि जो बता रहे हैं, परमावधि में क्या है इसका? तो कह रहे परमावधि अवधि ज्ञान में ह्रियमान और प्रतिपाती ये 2 भेद नहीं होंगे। कौन से? ह्रियमान मतलब घटने वाला और प्रतिपाती मतलब नाश होने वाला, ऐसा अवधि ज्ञान नहीं पाया जाता। ठीक है, अर्थात उनके कौन से होंगे? अनुगामी, अनानुगामी। ओके, फिर वर्धमान, फिर अवस्थित, अनवस्थित और अप्रतिपाती। ठीक है, ये 6 भेद किसके होंगे? परमावधि के होंगे। और सर्वावधि में क्या है? सर्वावधि अवधि ज्ञान में अवस्थित, अब ये देखो, अवस्थित, अनुगामी, अनानुगामी और अप्रतिपाती, ये 4 भेद पाए जाते हैं। कौन से? फिर से अवस्थित, अनुगामी, अनानुगामी और अप्रतिपाती, ये 4 भेद पाए जाते हैं, अन्य 4 भेद नहीं पाए जाते। समझ में आया? किसी को प्रश्न है क्या इसमें? फिर से मैं पढ़ता हूं, सर्वावधि में अवस्थित, अनुगामी, अनानुगामी और अप्रतिपाती। याद रखना। अप्रतिपाती मतलब जिसका नाश नहीं होता। हाँ, यहां पर प्रश्न ये खड़ा किया शंकाकार ने, ठीक है, अवस्थित तो ठीक है, अनुगामी भी ठीक है, अनानुगामी कैसे? मतलब जहां जहां जाते साथ साथ फॉलो नहीं करता, ऐसे कैसे कहा आपने? सर्वावधि का सबसे उत्कृष्ट अवधि ज्ञान जो है वो सर्वावधि है, तो इसमें ये प्रॉब्लम। और नीचे तो आप कह रहे अनुगामी भी हो सकता है, तो कैसे हो सकता है ये? तो अनुगामी का अर्थ वहां समाधान करते हुए कह रहे हैं, अनानुगामी का अर्थ केवल ज्ञान होने के बाद में अवधि ज्ञान नहीं रहेगा, इस न्याय से अनानुगामी। समझ में आया? ये एक अपेक्षा। दूसरी अपेक्षा, मान लो उनको मोक्ष हो गया, हाँ, मोक्ष हुआ तो भव चेंज हो गया, तो भव चेंज होने से भी वहां पर अब क्या, भव मतलब क्या? अब एक्चुअली भव का अभाव हुआ है, तो वहां पर अब अवधि ज्ञान का कोई अवसर नहीं है, इसलिए अनुगामी कह दिया। समझ में आया? ये स्याद्वाद शैली से उत्तर दिया आचार्य ने। देखो, मैं और एक आपको थोड़ा सा विशेष बात बताऊं। अभी पंचम काल में प्रश्न आता है ना कि चारण रिद्धिधारी मुनिराज हो सकते कि नहीं, रोहित भैया का प्रश्न था बीच में। तो बात ये है, और अनेक जगह वैसे साफ शास्त्र जिनवानी का उल्लेख है कि कोई रिद्धिधारी मुनिराज हो ही नहीं सकते। एक ये सामान्य कथन हुआ। अब विशेष कथन ये है, किसी किसी को हो सकता है, इक्का दुक्का, तो इक्के दुक्के को गिना नहीं जाता है, इसलिए सामान्य रूप से सबको कह दिया कि नहीं होता। लेकिन विशेष ऐसा कथन पाया जाता है कि किसी को चारण रिद्धि हो जाती है, तो चारण रिद्धि के लिए विरोध नहीं है, एक हाथ दूसरे को हो सकती है। दूसरा एक प्रश्न है, पंचम काल में अवधि ज्ञान है या नहीं है? तो अब इसको आगम आधार ये है कि भरत जी के जो 16 स्वप्न है, या फिर चंद्रगुप्त के 16 स्वप्न है,
उसमें स्पष्ट निर्देश आया है कि उनके इन पंचम काल में अवधि ज्ञानी मुनिराज नहीं होंगे। ठीक है, तो अवधि ज्ञान तो नहीं है, लेकिन अवधि ज्ञान पाया जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? जैसे पंचम काल का अंत आएगा, वहां पर जो मुनिराज होंगे उनका अवधि ज्ञान पाया जा रहा है। अब इसका क्या अर्थ लेना? इसका इतना ही अर्थ है कि उनको उस पर्टिकुलर काल में ही जब उपसर्ग होगा, उस काल में उनको अवधि ज्ञान प्रकट होगा और अवधि ज्ञान से वे जानेंगे, जानकर वे समाधि ले लेंगे। समझ में आया? तो एक विशिष्ट काल के लिए, अवसर के लिए उनको अवधि ज्ञान प्रकट होने वाला है। पूर्ण मुनि अवस्था में नहीं है, लेकिन विशिष्ट काल के दायरे में उनको अवधि ज्ञान होता है और उसमें वे अवधि ज्ञान से जान सकते हैं। समझ में आ रहा है क्या? तो निष्कर्ष क्या है? ये आप स्यादवाद से समझिए कि अवधि ज्ञान हो भी सकता है और एक सामान्य रूप से ऐसा इजीली अवेलेबल नहीं है यह अवधि ज्ञान, इसलिए कह दिया कि नहीं होता है। पंचम काल की बात। ओके, तो ये एक बात विशेष समझने योग्य। अब हमको थोड़ी सी एक चर्चा करनी है कि क्षेत्र की अपेक्षा ये कितना जानता है अवधि ज्ञान, क्षेत्र की अपेक्षा कितना जानता है। ओके, आगे बढ़ने से पहले और एक बात अपन देखें। देशावधि ज्ञान के 3 भेद करके दिखाए हैं, जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट। कौन से? जघन्य देशावधि, मध्यम देशावधि और उत्कृष्ट देशावधि। ओके, अब परमावधि के भी 3 भेद, जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट। तो परमावधि के क्या होगा? जघन्य परमावधि, उत्कृष्ट मध्यम परमावधि और उत्कृष्ट परमावधि। और सर्वावधि के कितने हैं? सर्वावधि के कोई भेद नहीं, एक ही भेद होता है। ठीक है, सर्वावधि में कोई ऐसा जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट नहीं चलता है। ओके, ये एक बात हो गई। दूसरी बात, परमावधि और सर्वावधि मोक्ष मार्ग में ही प्रकट होते। एक मोक्ष मार्ग में मतलब मुनि अवस्था में, और दूसरी बात ये तद्भव मोक्षगामी को ही होता है। ठीक है, तद्भव में मोक्ष को प्राप्त करने वालों को ही परमावधि और सर्वावधि होता है। अन्य को क्या होगा तो फिर देशावधि होगा। समझ में आया? जिसको उसी भव में नहीं जाना है, उसको अगर अवधि ज्ञान होगा तो वो देशावधि होगा। ठीक है, सर्वावधि और परमावधि नहीं होगा। जिसको उसी भव में मुक्ति को प्राप्त होना है, उनके ही परमावधि और सर्वावधि पाया जाता है। ठीक है, ये अवधि ज्ञान क्यों प्रकट हुआ? विशुद्धता को लेकर। विशुद्धता को लेकर ऐसा अवधि ज्ञान प्रकट हो जाता है। अब आ जाइए अपने प्रकरण में, क्षेत्र की अपेक्षा अवधि ज्ञान कितना जानता है। तो जघन्य अवधि ज्ञान जो है वो जघन्य देशावधि ज्ञान है। वो कितना जानता है? तो कह दिया कि घनांगुल का असंख्यात्वा भाग। कितना? घनांगुल का असंख्यात्वा भाग, इतना ही क्षेत्र जानता है। कितना होगा? ये घनांगुल, उसका असंख्यात्वा भाग। ओके, असंख्यात्वा भाग हमको नहीं दिखाई देगा, असंख्यात्वा भाग उतने से क्षेत्र को जानेगा। अरे जानेगा क्या और नहीं जानेगा क्या, इसमें कुछ भी फर्क नहीं है। समझ में आया? फिर भी जो कुछ है, जो प्रकट है, उसको हम कह रहे हैं। ओके, ये क्षेत्र अपेक्षा से हमने देशावधि का जान लिया। जघन्य। उत्कृष्ट देशावधि कितना जान सकता है? तो कह रहे उत्कृष्ट देशावधि जो है ना, ये जान सकता है 3 लोक प्रमाण। कितना? 3 लोक प्रमाण, मतलब पूर्ण लोक को जान सकता है। मतलब अलोक की बात नहीं चल रही है, 3 लोक प्रमाण की जान लेता है। कौन? ये उत्कृष्ट देशावधि। ओके, इतनी सामर्थ्य देशावधि में है। क्षेत्र, कितने क्षेत्र का जानेगा? इमेजिन तो कीजिए, कोई जीव किसी क्षेत्र में होगा, उसको उस क्षेत्र में या अवधि ज्ञान के माध्यम से उसको जान सकता है। समझ में आया? कितने वेरिएशन से? घनांगुल का असंख्यात्वा भाग कहा और 3 लोक
3 लोक प्रमाण जानना कहा, इतना वेरिएशन इस किसमें है, देशावधि में, और है कितना, असंख्यात ही, असंख्यात की ही परिसीमा में है। ये वेरिएशंस कितने हैं, कह रहे असंख्यात है, अनंत नहीं, अनंत नहीं, असंख्यात ही वेरिएशंस है। ठीक है, तो ये उत्कृष्ट देशावधि की बात आ गई। मध्यम देशावधि की क्या है, कह रहे जघन्य +1 और उत्कृष्ट -1, ये जो रेंज है इन दोनों के बीच की रेंज मध्यम की हो जाएगी। समझ में आया, ये मध्यम देशावधि का क्षेत्र इतना हो सकता है। ठीक है, तो ये देशावधि की चर्चा हो गई। अब परमावधि की चर्चा करते हैं। परमावधि कितना जान सकता है, तो कह रहे हैं कि जघन्य परमावधि असंख्यात लोक प्रमाण जानता है। सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। जघन्य परमावधि 1 लोक प्रमाण +1 प्रदेश, कितना, 1 लोक प्रमाण +1 प्रदेश इज इक्वल टू जघन्य परमावधि। और उत्कृष्ट परमावधि क्या है, कह रहे असंख्यात लोक प्रमाण जानता है। कितना, असंख्यात लोक प्रमाण उत्कृष्ट परमावधि जानता है। ठीक है, अब मध्यम का यथा योग्य लगा लेना, इन दोनों के बीच में, जघन्य और उत्कृष्ट के बीच में जो कुछ वेरिएशन है उसको अपन किस में लेंगे, मध्यम परमावधि में ले लेंगे। प्रश्न एक ये हो गया। अब आगे सर्वावधि का देखते हैं। सर्वावधि के कोई भेद नहीं है, जघन्य नहीं है, मध्यम नहीं है, उत्कृष्ट नहीं, एक ही सर्वावधि ज्ञान है। तो कह रहे सर्वावधि ज्ञान जो है ये भी असंख्यात लोक ही जानता है। कितना, असंख्यात लोक प्रमाण जानता है। प्रश्न खड़ा हुआ, क्या आपने उत्कृष्ट परमावधि के लिए कहा असंख्यात लोक प्रमाण, उत्कृष्ट और सर्वावधि के लिए भी आपने कहा असंख्यात लोक प्रमाण, क्या ये दोनों असंख्यात लोक प्रमाण एक ही है, तो कह रहे नहीं, ये दोनों अलग अलग है। ये इससे असंख्यात गुना अधिक वो सर्वावधि वाला होगा। समझ में आया, इतना उसकी लिमिट बढ़ती जा रही है। एक प्रश्न और खड़ा हो रहा है अभी। किसी को प्रश्न खड़ा हुआ है क्या अब तक मेरे इतने ये जानने में, क्या कि अवधि ज्ञान कितने क्षेत्र को जान रहा है, असंख्यात लोक प्रमाण, असंख्यात लोक प्रमाण, असंख्यात लोक प्रमाण। लेकिन मेरा एक अगला प्रश्न है आपसे कि अवधि ज्ञान किसको जानता है, रूपी पदार्थ को जानता है या अरूपी पदार्थ को जानता है। वैसे आगे एक सूत्र चल, कौन सा, रूपी पदार्थ, राइट। तो प्रश्न फिर से खड़ा होना चाहिए। कुछ प्रश्न खड़ा हुआ या नहीं हुआ, नहीं, वो तो नहीं जानेगा, वो तो लोक में ही है, राइट। अभी अपन ये कह रहे हैं कि उत्कृष्ट परमावधि कितना जान रहा है, असंख्यात लोक प्रमाण जान रहा है, और सर्वावधि कितना जान रहा है, वो भी असंख्यात लोक प्रमाण जान रहा है। मतलब असंख्यात लोक होते तो उनको भी जान लेता, ये इसका अर्थ ये निकल रहा है। ओके, हाँ, तो प्रश्न ये खड़ा हो रहा है, ठीक है, आप जो बोल रहे असंख्यात लोक प्रमाण क्षेत्र को जान रहा है, लेकिन रूपी पदार्थ कहाँ मिलता है, रूपी पदार्थ कहाँ मिलता है, लोक में या अलोक में। तो कह रहे हैं कि लोक में ही मिलता है। तो फिर लोक के बाहर क्या जानेगा समझ में आ रहा है क्या। असंख्यात लोक जान रहा है, असंख्यात लोक प्रमाण क्षेत्र जान रहा है ये अवधि ज्ञान, लेकिन लोक के बाहर कुछ है ही नहीं ना रूपी पदार्थ, तो क्या जानेगा, हाँ, कुछ नहीं जानेगा। इसका मतलब परमावधि, सर्वावधि ये एक्स्ट्रा होते हुए भी जानेंगे तो लोक के अंदर। और उत्कृष्ट देशावधि भी क्या कर रहा है, एक लोक प्रमाण जान रहा है, और ये भी बाहर कुछ नहीं है, तो ये भी लोक प्रमाण ही जानने वाले हैं। तो फिर फर्क क्या हुआ, तो कह रहे हाँ, वैसे देखा जाए तो क्षेत्र में तो जितना इस क्षेत्र में जो है रूपी पदार्थ है वो देशावधि जानने वाला है, वही पदार्थ को परमावधि और सर्वावधि जानने वाले हैं।
तो फर्क क्या है? तो फर्क इतना ही है, यहाँ पर शक्ति की विशेषता बतानी है। मतलब क्या, इसकी ताकत कितनी है जानने की, इतनी ताकत है, ये सामर्थ्य की तरफ उनका संकेत देना है। क्षेत्र की सामर्थ्य इतनी बढ़ गई है, हालांकि कुछ है नहीं एक्स्ट्रा, इसलिए जान नहीं पाएंगे, लेकिन क्षेत्र की सामर्थ्य का एक परिचायक है कि इतना इतना जान सकते हैं। ठीक है, देखो वहां पर एक परमात्मा प्रकाश में एक विषय चला कि जैसे केवल ज्ञान कितना जान रहा है, 3 लोग 3 काल को जान रहा है। ओके, तो कह रहे हैं जैसे ये वेल है, क्रीपर है, पेड़ को लगी है, तो वो कितनी बढ़ सकती है? जितना पेड़ है, मान लो पेड़ और बढ़ गया तो वो बेल जो है वो और बढ़ेगी, और पेड़ बढ़ गया वो बेल और बढ़ेगी। इस कब तक बढ़ेगी? जितना पेड़ बढ़ता जाएगा। तो किसी ने कहा केवल ज्ञान का ऐसा है क्या कि मान लो अभी 1 लोक है, यदि कल को 2 लोक होते या 3 लोक होते, 1 लोक मतलब एक अपना जो 3 लोक है, 1 लोकाकाश है, तो इतना ही जान रहा है। कल को जाकर अनेक अनंत लोकाकाश होते तो अनंत लोकाकाश को भी जानने की सामर्थ्य केवल ज्ञान में है। तो इससे अर्थ कोई ऐसा भी निकाल सकता है, अच्छा तो ये केवल ज्ञान कम जान रहा है, दूसरा कोई केवल ज्ञान ज्यादा जानता होगा, ऐसा है क्या? नहीं नहीं, केवल ज्ञान की सामर्थ्य बता रहे हैं, सामर्थ्य का परिचायक है, कम जान रहा है ये बात नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? वैसे ही यहाँ पर अवधि ज्ञान की सामर्थ्य बता रहे हैं, कम अधिक जान रहा है इसकी बात नहीं चलती है। ये तो 3 लोक के ही पदार्थों को जानेगा और उत्कृष्ट देशावधि भी 3 लोक के ही पदार्थों को जानेगा, लेकिन उनमें विशेषता होगी ना, जैसे उसके कितने सूक्ष्म पार्टिकल को जानेगा, या उसके कितने काल तक को जानेगा, या उसके भावों को जानने की, उसमें वेरिएशंस पाए जाएंगे। ठीक है, तो ये अवधि ज्ञान का क्षेत्र हमने देख लिया। अब तक कुछ प्रश्न है तो रख सकते हैं, नहीं तो अपन और अगला प्रकरण देखेंगे फिर। हाँ, ये आप सब जानते होंगे ना, असंख्यात लोक प्रमाण और लोक प्रमाण असंख्यात, इसमें अंतर आप जानते होंगे। जैसे लोक प्रमाण असंख्यात मैं पहले करता हूं। लोक प्रमाण 1 दर्जन प्रमाण, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, 1 दर्जन प्रमाण। 1 दर्जन प्रमाण मतलब क्या? 1 लोक प्रमाण, सीधी सी बात है। ठीक है, तो कह रहे असंख्यात दर्जन प्रमाण, तो असंख्यात लोक प्रमाण। समझ में आया क्या? बस इतनी सी बात है। लोक प्रमाण असंख्यात, ये 1 लोक प्रमाण असंख्यात की बात है, और असंख्यात लोक प्रमाण मतलब असंख्यात लोक इंटू जो लोक के असंख्यात है, तो असंख्यात इंटू असंख्यात इज असंख्यात लोक प्रमाण, और 1 इंटू असंख्यात इज लोक प्रमाण असंख्यात। ठीक है, हमने अभी जो चर्चा की क्षेत्र की, ये असंख्यात लोक प्रमाण की चर्चा की थी। ठीक है, तो जगन्य देशावधि का क्षेत्र कितना? घनांगुल का असंख्यात भाग। और उत्कृष्ट क्या है? तो कह रहे असंख्यात लोक प्रमाण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आवाज नहीं आ रही, आगे बढ़ते हैं। हाँ, क्या कह रहे हैं? देशावधि। अब देखो, एक प्रश्न है आप सबसे,
भव प्रत्यय अवधि ज्ञान कौन सा होगा, कौन सा हो सकता है? भव प्रत्यय ये कौन सा हो सकता है? मेरा प्रश्न ये है कि देशावधि होगा, परमावधि होगा या सर्वावधि होगा? राइट। भव प्रत्यय अवधि ज्ञान ये नियम से देशावधि ही होता है, ठीक है। ये एक बात है, मतलब परमावधि और सर्वावधि नहीं। क्यों? परमावधि और सर्वावधि नियम से मोक्ष मार्ग अर्थात मुनि अवस्था में ही प्रकट होते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान में रखने योग्य बात है। अब काल अपेक्षा अपन चर्चा करते हैं। काल अपेक्षा, यस बिल्कुल होता है। बहुत अच्छा, मैं प्रश्न मेरे ज्ञान में था, ये प्रश्न आप सबको पूछना है लेकिन मैं प्रकरण लेने के इसमें मैं भूल गया। हाँ जी, तीर्थंकरों का या जो कोई अनुत्तर विमान से आने वाले जीव है उनका जो अवधि ज्ञान है ये देशावधि ही होता है। एक बात, ठीक है। क्या ये देशावधि ही बना रहेगा क्या? नहीं, ये मुनि अवस्था हो गई। वो परमावधि भी हो सकता है, सर्वावधि भी हो सकता है। वो यथा योग्य बढ़ जाएगा। किससे? विशुद्धि के बल पर बढ़ जाता है। तो उसमें ऐसा ये नहीं, हाँ, बट गृहस्थ अवस्था में वो देशावधि ही बना रहेगा, ये बात पक्की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो, अब काल अपेक्षा अपने को अवधि ज्ञान की चर्चा करनी है। पहले हमने क्या की? क्षेत्र अपेक्षा चर्चा की। अब काल अपेक्षा से चर्चा करेंगे। जघन्य देशावधि ज्ञान, जघन्य देशावधि ज्ञान का काल कितना? तो कहते हैं एक अवली का असंख्यात्व भाग। ओके, अवली के असंख्यात्व भाग जानता है। क्या कह रहे हैं? अवली के असंख्यात्व भाग जान रहा है, अर्थात काल में ये माप रहे हैं तो असंख्यात, तो अवली का भी भाग कितना है? असंख्यात। तो वो अवली का असंख्यात भाग प्रमाण काल की जानेगा। समझ में आया? तो इसका मतलब क्या है? अवली के असंख्यात, वो जघन्य युक्त असंख्यात वाले असंख्यात है, उसका असंख्यात्व भाग, उसका असंख्यात्व भाग काल की ये जघन्य देशावधि जानेगा। अरे पहले तो अवली इतनी छोटी, वो 1 सेकंड का भी असंख्यात्व भाग है। 1 सेकंड का असंख्यात्व भाग वो अवली, राइट। और उस अवली का भी असंख्यात्व भाग, उसकी उतने काल प्रमाण ही किसी को देशावधि की माध्यम से काल की जान पाएगा। मतलब कितना कम जाएगा, लेकिन जितना भी जानेगा ये प्रत्यक्ष अपने आत्मा के आश्रय से जानेगा। सो इसको कह रहे हैं ये जघन्य देशावधि, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब उत्कृष्ट देशावधि क्या है? तो कह रहे हैं एक समय कम, एक पल्यमय असंख्यात वर्ष। फिर से कहो, उत्कृष्ट देशावधि की चर्चा कर रहा हूं मैं। उत्कृष्ट एक समय कम, एक पल्यमय असंख्यात वर्ष, ये इतनी इसकी उत्कृष्ट रेंज है। ओके, तो मध्यम की क्या रेंज होगी? जघन्य और उत्कृष्ट के बीच में वाली रेंज जो है वो मध्यम देशावधि की रेंज आ गई। अब मेरा एक प्रश्न है, पल्य का काल कितना है? एक पल्य इज इक्वल टू हाउ मच? कह रहे हैं असंख्यात, असंख्यात, ठीक है। जैसे भोग भूमि जीवों की आयु कितनी होती है?
असंख्यात में ही होती है, जैसे 1 पल्य, 2 पल्य, 3 पल्य, ऐसी ऐसी आयु है। 1 पल्य, 2 पल्य, 3 पल्य। तो प्रश्न ये आ रहा है कि कौन सा पल्य लेना, जघन्य भोग भूमि वाला पल्य लेना, उत्कृष्ट भोग भूमि वाला पल्य लेना। तो कह रहे 1 पल्य प्रमाण, 1 पल्य प्रमाण असंख्यात की बात चलती है। देखो अवली का असंख्यात व भाग ये भी असंख्यात काल है, और 1 पल्य प्रमाण ये भी असंख्यात काल है। समझ में आ रहा है क्या? दोनों कालों में बहुत बड़ा काल है, बहुत बड़ा काल। देखो जैसे हम 50 साल, 60 साल, 70 साल जी रहे हैं, राइट? ऐसा बढ़ते बढ़ते संख्यात वर्ष, फिर कोटि वर्ष, ऐसे बढ़ेंगे कि नहीं? जैसे उत्कृष्ट कर्म भूमि की उत्कृष्ट आयु क्या है? 70,56,000 करोड़ वर्ष, राइट? तो 1 कोटि पूर्व की बात है ना वहां पर, 1 कोटि पूर्व। और 1 कोटि पूर्व क्या है? ये संख्यात वर्ष है, संख्यात वर्ष है, ठीक है? तो ये तो क्या हो गया? ये तो संख्यात काल है, इसको लेना नहीं। लेकिन असंख्यात पल्य प्रमाण असंख्यात काल किसका है? ये परमावधि देशावधि का उत्कृष्ट। मतलब कोई देशावधि ज्ञान का धारी है, ये अगर अवधि ज्ञान लगाए तो कितने काल की आगे की या पीछे की जानेगा? अवधि है ना, तो आगे की भी जान सकता है, पीछे की भी जान सकता है। पीछे की मतलब काल अपेक्षा आगे पीछे समझना, क्षेत्र अपेक्षा नहीं, क्योंकि क्षेत्र का तो हमने पहले देख लिया। ये काल अपेक्षा आगे पीछे जानेगा। कितना कह रहे? 1 पल्य प्रमाण आगे और 1 पल्य प्रमाण पीछे, इतने काल की वो जान सकता है। देशावधि ज्ञान इतना जान सकता है। मतलब मान लीजिए मेरे सामने कोई जीव है, उसका मैं 1 पल्य प्रमाण उसकी भूतकाल का जो कोई भव होगा उसको जान पाऊंगा, या फिर 1 पल्य प्रमाण आगे उसका भविष्य का भव मैं जान पाऊंगा। ठीक है, ये क्या हो गया? ये उत्कृष्ट देशावधि का काल अपेक्षा संचार दिखाई देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हम शास्त्र में पढ़ते हैं ना कि मुनिराज ने देखा कि इसके 3 दिन की आयु शेष है, 7 दिन की आयु शेष है। कैसे देखा? कैसे देखा? तो कह रहे निषेक नहीं दिखाई दे रहे आयु के, वर्तमान भव के आयु के निषेक नहीं दिखाई दिए और बोल दिया तुम्हारी आयु खत्म हो रही है। समझ में आ रहा है क्या? ये ऐसा, ये अवधि ज्ञान के माध्यम से जाना जा सकता है। ठीक है, नहीं ना, हाँ, आई एम सॉरी, राइट। उत्कृष्ट देशावधि मुनि को हो सकता है, होता ही है। इनफैक्ट देशावधि इतना ज्यादा बढ़ने की सामर्थ्य इसमें नहीं होगी, गृहस्थ अवस्था में नहीं होगी। ये विशुद्धता मुनि अवस्था में ही समझनी चाहिए। बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब परमावधि की देखते हैं। परमावधि कितना जानता है? कह रहे असंख्यात वर्ष। हाँ, जघन्य परमावधि असंख्यात वर्ष की जानता है। अब ये असंख्यात वर्ष के कौन से लेने? अरे वो पल्ले वाला जो असंख्यात है उससे असंख्यात गुना लेना। ठीक है, फिर उत्कृष्ट परमावधि कितना जानेगा? कह रहे ये भी असंख्यात वर्ष ही जानेगा। ठीक है, और सर्वावधि कितना जानेगा? कह रहे ये भी असंख्यात वर्ष जानेगा। लेकिन ये उत्तरोत्तर असंख्यात वर्ष की समझना। समझ में आ रहा है क्या? ये सब उत्तरोत्तर असंख्यात ही है। प्रश्न खड़ा हो रहा है, ये अनंत नहीं हो सकता है क्या? तो कह रहे नहीं, ये अनंत नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? अरे क्योंकि अवधि ज्ञान का विषय ही असंख्यात है, केवल ज्ञान का विषय अनंत है, अवधि ज्ञान का विषय अनंत नहीं है। तो इसलिए ये काल भी असंख्यात ही होगा। अब कितना होगा ये अपन अनुमान लगाए, लेकिन असंख्यात असंख्यात बढ़ते बढ़ते जाएगा। ठीक है, आप विचार तो कीजिए ना, असंख्यात काल की जानेगा मतलब कितना?
दूर दूर का जान सकता है। जानना पड़ेगा ना। देखो जैसे किसी का भाव जानना है। अब मान लीजिए कोई देवलोक से आया होगा और देव में मान लो एक सागर की आयु होगी, तो एक सागर की आयु का कितना अंश ही तो जान रहा है। समझ में आया क्या? कुछ भी नहीं जान रहा है। समझ में आया? कहने की बात इतनी है, असंख्यात कहते हुए भी कुछ ज्यादा नहीं जान रहा है। तो क्या कह रहे थे अपन ये कह रहे थे कि असंख्यात यथा योग्य सबके बढ़ते हुए असंख्यात है। विचार कीजिए ना, मतलब कितनी जानने की सामर्थ्य होगी। हम बोल रहे अरे क्या बढ़िया बात है, हम तो कितना आगे का जानेंगे, पीछे का जानेंगे, हमारा क्या होने वाला है सब जानेंगे। कह रहे ये विशुद्धता इन उल जुलुल मतलब फिजूल बातों को जानने के लिए नहीं यूज करते, फालतू बातें हैं। इससे अगर यूज करना है तो किसी को मोक्ष मार्ग में आगे लेने के लिए ही यूज करेंगे, फालतू अपना चमत्कार दिखाने के लिए नहीं, अपना प्रभाव डालने के लिए नहीं यूज करते। अरे ऐसा कितने ही अवस्थाएं या ऐसे कितने ही मुनिराज होते हैं, अवधि ज्ञान प्रकट है लेकिन यूज ही नहीं करते, वो ऐसे ही पड़ा रहता है। समझ में आया? जैसे बैंक में अपना पैसा पड़ा रहता है, अपन उसको यूज ही नहीं करते हैं, ऐसे ही यहाँ पर अवधि ज्ञान पड़ा है, वो कभी उपयोग में ही नहीं लाते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्यों नहीं करते होंगे वैसे? अरे अवधि ज्ञान से जानेंगे क्या? प्रयोजन भूत बात जानेंगे, अप्रयोजन पर पदार्थ जानने में आएगा। तो पर पदार्थों को जानकर क्या उपलब्धि है? कुछ भी उपलब्धि नहीं है, इसलिए विकल्प भी नहीं आता होगा, एक बात। या दूसरी बात ये लगानी है, क्योंकि आत्मा इतना भारी है, आत्मा की महिमा इतनी अपरंपार है, आत्मा अनंत शक्तियों का धारी ऐसा उनके उपयोग में छाया हुआ है, उनको इससे परे अन्य पदार्थ गौण एकदम निष्क्रिय तत्व भासित होता है। ये सक्रिय पदार्थ अपना आत्मा है, यही सर्वगुण संपन्न है, सर्व समाधानकारी है, सर्व सुखकारी है, ऐसा जिसे निर्णय हुआ है। फिर ये बाह्य उपलब्धियों में उनका कोई मन लगने के कारण नहीं दिखाई देते। ठीक है, अब एक प्रश्न, जैसे कर्मभूमि के मुनिराज है कोई, और उनको परमावधि या सर्वावधि ज्ञान है, तो कर्मभूमि की आयु कितनी है वैसे? तो कह रहे 1 कोटि पूर्व मैक्सिमम आयु है, अर्थात संख्यात वर्ष की आयु है। तो संख्यात वर्ष की आयु है, तो ये असंख्यात वर्ष की कैसे जान रहा है? प्रश्न समझ में आया क्या? असंख्यात वर्षों की कैसे जान रहा है, या असंख्यात वर्षों तक कैसे जान सकता है? तो यहां पर समझना इतना ही है कि संख्यात वर्ष की आयु में असंख्यात वर्ष की जानने में क्या, एक समय में असंख्यात वर्ष की जान सकता है, ऐसे हर समय में असंख्यात वर्षों को जान सकता है, यह समझना है। संख्यात वर्ष की आयु कोई बैरियर नहीं है, हो सकता है कि अंतर्मुहूर्त के लिए अवधि ज्ञान प्रकट हो, लेकिन उसमें इतनी सामर्थ्य हो कि असंख्यात वर्ष की जाने, तो हो सकता है, उसमें विरोध नहीं। अभी होगा कि नहीं होगा मैं ये नहीं कह रहा, एक पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि किसी को अंतर्मुहूर्त के लिए हो तो इतने हाई लेवल का विशुद्धता नहीं होगी, उसको थोड़ी सी देश अवधि वाली ही होगी ना। ऐसा थोड़ी होगा कि वो अंतर्मुहूर्त के लिए हो गया और प्रतिपात हो गया, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये बात और आ गई। आगे हमारी क्षेत्र अपेक्षा चर्चा हो गई, काल अपेक्षा भी चर्चा हो गई। अब द्रव्य अपेक्षा चर्चा करते हैं अवधि ज्ञान की। जगन्य अवधि ज्ञान कितना जानता है, जगन्य देशावधि कितना जानेगा? तो कह रहे हैं कि जगन्य देशावधि औदारिक शरीर रूप
कुछ पुद्गल स्कंदों को जानेगा। क्या कहा? जगन्य देशावधि ज्ञान क्या जान रहा है? औदारिक शरीर रूप कुछ पुद्गल स्कंदों को जान रहा है। वैसे पुद्गल स्कंद कौन से हैं ये प्रकरण अपन आगे पढ़ने वाले, लेकिन किसी ने सुना है क्या पुद्गल स्कंद कौन से प्रकार के होंगे? कह रहे हाँ, औदारिक है, वैक्रिक है, आहारक है, फिर तेजस है, कारमान है, मनोवर्गणाएं है, भाषा वर्गणाएं है ना ये सब। तो ये इन सबको जान सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जगन्य देशावधि क्या कह रहे हैं? औदारिक शरीर रूप कुछ पुद्गल स्कंदों को, मतलब बहुत मोटा मोटा जानता है, ठीक है। सभी पुद्गल औदारिक शरीर वाले सभी स्कंदों को नहीं जानता है। मेरा एक प्रश्न है और, औदारिक शरीर में कोई सूक्ष्म स्कंद हो सकता है क्या? या सभी स्थूल होंगे? औदारिक शरीर में सूक्ष्म कोई स्कंद हो सकता है क्या, या सभी स्थूल होते हैं? सोच कर जवाब देना। या चलो मैं, हाँ बोलिए। सूक्ष्म औदारिक में सूक्ष्म स्कंद हो सकते हैं। सूक्ष्म औदारिक में सूक्ष्म स्कंद हो सकते हैं, लेकिन सूक्ष्म औदारिक कौन होता है? जीव की बात। सूक्ष्म जीव औदारिक। हाँ, सूक्ष्म जीव जो है ये औदारिक शरीर वाला ही होता है, ठीक है। तो सूक्ष्म जीव का भी औदारिक शरीर है, और यहाँ पर कह रहे औदारिक शरीर रूप कुछ पुद्गल स्कंदों को जान रहे, अर्थात स्थूल रूप से। तो ये मोटे मोटे औदारिक शरीर वाले स्कंदों को जानेगा, ठीक है। ये इतना डेप्थ में नहीं जान पाएगा। किसकी? जगन्य देशावधि की बात आई। अब मध्यम देशावधि देखते हैं। मध्यम देशावधि औदारिक शरीर से कारमान शरीर को जानेगा, मतलब औदारिक शरीर, वैक्रिक शरीर, आहारक शरीर, तेजस शरीर, कारमान शरीर, इन सबको जान सकता है, लेकिन स्थूल रूप से, ठीक है। इसका मतलब इनमें भी वेरिएशंस है। देखो अब आगे उत्कृष्ट देशावधि क्या कर रहा है? उत्कृष्ट देशावधि कह रहे हैं इन्हीं में सूक्ष्म स्कंद को भी जान सकता है। मतलब सूक्ष्म को जानेगा तो स्थूल को जानेगा ही जानेगा। समझ में आ रहा है क्या? सूक्ष्म स्कंदों को जो जान पाता है अवधि ज्ञान, तो स्थूल को जानेगा ही जानेगा। तो उत्कृष्ट देशावधि ज्ञान सूक्ष्म स्कंदों को, मतलब पांचों शरीर संबंधी सूक्ष्म स्कंदों को जानता है, ठीक है। अब परमावधि ज्ञान क्या कर रहे हैं? कह रहे हैं कि परमावधि ज्ञान में जगन्य, उत्कृष्ट और जगन्य, मध्यम और उत्कृष्ट भेद है ना, तो इन सब में आप उत्तरोत्तर सूक्ष्मता ऐड करते जाइए। मतलब 5 शरीर संबंधी ही उत्तरोत्तर सूक्ष्मता बढ़ती जाएगी। ओके, है तो सूक्ष्म, लेकिन उनमें भी और सूक्ष्मता जानेगा। ये द्रव्य अपेक्षा बात चल रही है। द्रव्य मतलब क्या? द्रव्य में आप औदारिक शरीर ले लो, आप वैक्रिक शरीर ले लो, आहारक शरीर ले लो, कारमान शरीर भी ले लो। तेजस तो है ही, लेकिन कारमान शरीर भी ले लो। मेरा प्रश्न है, इन 5 शरीर में से कौन सा शरीर ज्यादा सूक्ष्म होता है? कारमान शरीर ज्यादा सूक्ष्म है ना? परे परे सूक्ष्म, आगे सूत्र आने वाला है। तो कह रहे कारमान शरीर सूक्ष्म है, तो कारमान शरीर में भी सूक्ष्म से सूक्ष्म स्कंद को ये जान सकता है। ओके, अब प्रश्न ये खड़ा हो रहा है कि अवधि ज्ञान हम आपके सम्यक्त्व को जान सकता है या नहीं जान सकता है? तो पंचाध्यायी ने, पंचाध्यायीकार पांडे राजमल जी ने ऐसा समाधान किया है कि हाँ, अवधि ज्ञान शायिक सम्यक्त्व को जान सकता है, लेकिन उन्होंने
औपशमिक सम्यक्त्व या क्षायक सम्यक्त्व की बात नहीं करी है, लेकिन क्षायिक सम्यक्त्व की बात करी है। हमको लॉजिकली क्या लग रहा है, जब वे क्षायिक सम्यक्त्व को जान सकते हैं तो औपशमिक और क्षायक को जानने में क्या तकलीफ है? वैसे कोई तकलीफ दिखाई नहीं देती है। तो हम ऐसा अनुमान लगा सकते हैं कि जब क्षायिक उत्कृष्टत्व को जान रहा है तो बाकी हो सकते हैं इसको भी जानने में कोई हर्जा नहीं, लेकिन उन्होंने कोई बात छेड़ी नहीं है इसके बारे में, तो हम भी ज्यादा उसके ऊपर कुछ बोले नहीं। फिर भी क्षायिक सम्यक्त्व को जान सकता है, ठीक है। हमने अभी देखा उदाहरण के माध्यम से, मुनिराज ने देखा वो अकृत पुण्य का जीव गया वहां पर गुफा में और उसको कह दिया 3 दिन की आयु है, चलो भाई दीक्षा ले लो, और ये दीक्षा ले ली। तो आयु कर्म का निषेध देखा कि नहीं देखा? तो आयु कर्म दिखा ना, कर्म दिखाई दिया प्रत्यक्ष उनको। देखो ना कितनी विशेष बात है कि सामने वाले पर पदार्थ के भी वे निषेध ज्ञान से जान रहा है, ऐसे अवधि ज्ञान की सामर्थ्य। ठीक है, हाँ बोलिए ना। वो तो अवधि ज्ञान तो रूपी पदार्थ तो कोई जानेगा ना, फिर समय को हम कैसे क्या जानेगा? हाँ तो जीव का गुण है वो तो। बहुत अच्छा। लेकिन सम्यक्त्व का परिचायक कोई कर्म है क्या? दर्शन मोहनीय कर्म, सॉरी क्या है, दर्शन मोहनीय कर्म है कि नहीं है? है ना, दर्शन मोहनीय कर्म है ना। जैसे दर्शन मोहनीय का कोई निषेध नहीं दिखाई दे रहा है तो बोल दिया ये क्षायिक सम्यक दृष्टि है, या दर्शन मोहनीय का उपशम हुआ है ऐसा दिखाई दिया, या सम्यक तो प्रकृति का उदय दिखाई दे रहा हो तो कह सकते हैं क्षायिक सम्यक दृष्टि है। तो इस प्रकार से बोल सकते हैं। देखो बात बराबर है, ये जीव का परिणाम है, लेकिन जीव के परिणाम को पैरेलल वहां पर कोई ना कोई कर्म का उदय भी पाया जा रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से अपने को समझना। हाँ, अब वैसे अपन आयु, देखो आपका प्रश्न सम्यक्त्व का परिणाम में आया, लेकिन आयु सचमुच क्या है? आयु भी अभी जीव का उस शरीर में एक क्षेत्रावगारूप संबंध बनाए रखने की सामर्थ्य, तो जीव का वो एक जीव में होनी चाहिए ना आयु, या हम कर्म में ही लगाएंगे? कर्म में ही लगाना और जीव में नहीं लगाना ऐसे कैसे हो सकता है? दोनों में लगाना पड़ेगा। जीव इस शरीर में रहे ऐसी जीव की योग्यता कितने काल तक, उसको भी आयु बोलेंगे। और आयु नामक कर्म एक है जो यहां पर उदय रूप पाया जाएगा, ऐसा अपने को लगाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या? तो ये सभी कर्मों में है। हाँ, जैसे समंतभद्र आचार्य जी की आयु स्पेशली ऐसे उनके आचार्य जी को निमित्त ज्ञान से मालूम पड़ा होगा क्या उदय ज्ञान? निमित्त ज्ञान से पकड़ना है इसको, निमित्त ज्ञान से। देखो ना ऐसा है, निमित्त ज्ञान भी साधारण नहीं होता है, बहुत पावरफुल होता है। जैसे आपको छोटी सी बात बताऊं, ये श्रीमद थे, श्रीमद राजचंद्र जी, बादलों को देख लिया और बोल दिया अकाल गिरने वाला है। किसी सामने व्यक्ति को आते हुए देख लिया और बोल दिया तेरा आज मरण होने वाला है। हाँ? तो कहने की बात इतनी है कि ये इतना इजीली, ये तो निमित्त ज्ञान है। जैसे और आपको बताऊं, हाँ, मरण समय में ना कान ऐसा थोड़ा सा मुड़ जाता है ऐसा, ये संकेत होते हैं मरण आने वाला है। तो समाधि मरण कराना है नहीं कराना है इसके लिए भी संकेत होते हैं। तो ये कान थोड़े से ट्विस्ट हो जाते हैं, ऐसा कुछ हो जाता है, तो इनके माध्यम से निर्णय किया जाता है कि ये समाधि देनी है या नहीं देनी है। ओके, एक आपको बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा सुनाओ तो आपको भी इस विज्ञान की अहमियत ख्याल में आएगी। आप मंगलायतन के पवन जी को जानते होंगे, तो उनको मरण के 2 साल पहले एकदम अत्यवस्था अवस्था हो गई उनकी, और उन्होंने 4-5 निर्यापक नियुक्त कर रखे थे। जैसे कल्पना बहन जी थी,
सुमत प्रकाश जी थे और 2-3 सचिन जी भी थे, सबको निर्यापक के रूप में उन्होंने समाधि कराने के लिए उनको नियुक्त किया था। तो इन निर्यापकों में अपने आप में एक ये हुआ, कोई कहने लग गया उनके कान मुड़ गए हैं तो अब मरण काल पास में आया है, ऐसे अनेक अनेक संकेत के माध्यम से बोल रहे थे। लेकिन घर वाले माने नहीं समाधि देने के लिए। कहने की बात इतनी है कि आज हमारा जितना निमित्त ज्ञान चलता है वो भी बहुत फुल प्रूफ नहीं है कि हम इतनी भी किसी की मौत आने वाली इतना स्ट्रांगली एनालाइज भी नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि उस जाति की विशुद्धता नहीं है। आप समझना, ये विशुद्धता के बल पर ही ये सब ये अन्य अन्य बातें प्रकट होती है। विशुद्धता के बिना ये कुछ भी बात प्रकट नहीं होगी। मान लो अन्यमति भी कोई हो और उसको भी कोई मंत्र तंत्र की विद्या हासिल करनी है, ये विशुद्धता के बल पर ही वो प्रकट कर सकता है, अन्य बल पर नहीं कर सकता। समझ में आ रहा है क्या? ये हमको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। हाँ, प्रश्न आपका यही था, मैं इससे डाइवर्ट हुआ था कि समनभद्र के गुरु को अवधि ज्ञान था या क्या, तो अपन निमित्त ज्ञान ही मानेंगे उसमें। ठीक है। हाँ, और प्रश्न था कि मेरे ख्याल से विशाल भैया का प्रश्न था। भैया, हम जो जैसा बोलते हैं विशुद्धि के लेवल पे ही तो ये जो कुछ अघोरी होते हैं तो इनका वो इनके पास कुछ ज्ञान होता है, कुछ जनों को बजाते हैं, कुछ ऐसा जानते हैं, तो या तो ये सच नहीं होता है या मतलब विशुद्धि के लेवल पे ही प्रकट होता है, क्योंकि वो तो सारी अशुद्ध क्रिया है। हाँ, देखो ऐसा होता है उनका, मतलब जितना मैं समझता हूँ वे किसी व्यंतर को सिद्ध करते हैं। ओके, अब व्यंतर अवधि ज्ञान से जानता है और वो इनको समझाता है। समझ में आया क्या? मतलब ये डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली ये सिद्ध कर रहे हैं। बात ये चल रही है कि हम अपने विशुद्धता के बल पर अब व्यंतर को सिद्ध करने के लिए क्या है, थोड़ी वो मंत्र विद्या अगर उनको फलित हो गई और वे सिद्ध कर पाए, उतनी विशुद्धि कार्यकारी मंत्र, उस मंत्र के माध्यम से व्यंतर अधीन हो जाता है और फिर उस अधीनता में वे चाहे वैसा काम करा सकते हैं, चमत्कार करा सकते हैं। तो ये सब बातें संभव है। तो ये विद्या है, विरोध नहीं है इसमें, लेकिन वो जानते हैं, ये ऐसा वाया जानते हैं। ठीक है। देखो और एक आपको एक उदाहरण दूं, ये भी रियल लाइफ ही है, सचिन जी का ही था। ऐसा हुआ कि वे यहाँ पर किसी क्या है वो थोड़ा सा फेस रीडिंग करने वाली एक महिला थी, यहाँ वडगांव शहरी में अभी भी होगी मेरे ख्याल से, क्योंकि 10-15 साल पहले की बात है। तो वे वहाँ पर उनके घर वाले लेके गए, तो घर वाले लेके गए तो इनको बिठाया तो वो महिला ने कहा तेरे घर के सामने ऐसा मंदिर है, वैसा मंदिर है, ये सब बोली हो। तो इसको मालूम ही नहीं पहले मंदिर है या नहीं, इसने देखा ही नहीं था। तो बोल दिया हाँ देखा है बोल दिया। फिर बाद में 1-2 ऐसा कुछ बोली और फिर बोल दी इसको उठाओ लेके जाओ, इसके ऊपर मेरी विद्या नहीं चल रही है। विद्या नहीं चल रही मतलब क्या? उसका व्यंतर भी इसके ऊपर काम करने में समर्थ नहीं, मतलब कई व्यंतर भी काम नहीं करता है और कई व्यंतर काम करता है। अर्थात जिसकी श्रद्धा हो वहां पर भी काम कर सकता है, जिसकी श्रद्धा नहीं हो वैसे काम नहीं कर सकता। ऐसा कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। ठीक है। तो ये ऐसी बातें हैं, पॉसिबल भी है और कहीं होता हुआ भी नहीं दिखाई देता है। ठीक है। हाँ जी, आगे बढ़ना है। हाँ, ये हमने क्या देखा था, परमावधि की उत्तरोत्तर सूक्ष्म हो रही है, सूक्ष्मता की तरफ जा रहा है। इतना ही समझना कि देशावधि में ही वैसे उत्कृष्ट देशावधि में ही सूक्ष्म स्कंदों को जानने लग गया था। परमावधि में और सूक्ष्म, और उसमें भी उत्तरोत्तर सूक्ष्मता बढ़ती जा रही है, जगन्य, मध्यम और उत्कृष्ट में।
ठीक है, ऐसा हुआ। अब आगे सर्वावधि में क्या होता है, सर्वावधि में इसकी हाईएस्ट लेवल आ जाती है। क्या? एक परमाणु तक की जान सकता है। क्या? एक परमाणु तक की जान सकता है। परमाणु सबसे सूक्ष्म पुद्गल की बात तो एक परमाणु ही है, तो एक परमाणु को जान सकता है मतलब क्या? आप समझ रहे हैं क्या? एक परमाणु को जान सकता है मतलब ये द्रव्य अपेक्षा बोल रहे हैं। अर्थात जब द्रव्य अपेक्षा कह रहे हैं उसी समय में हमको उसकी भाव भी समझना चाहिए। अर्थात उस परमाणु का क्या अविभाग प्रतिच्छेद होगा ये भी वो जानेगा। अविभाग प्रतिच्छेद समझ में आया? समझाता हूं, थोड़ा सा और समझाता हूं। उसमें जो शक्ति के अंश है, स्निग्धता, रुक्षता, हल्का भारी, रूखा चिकना, कठोर कोमल, ये जितने भी वो उसके स्पर्श संबंधी होंगे, वर्ण संबंधी कुछ अविभाग प्रतिच्छेद होंगे, या फिर रस संबंधी अविभाग प्रतिच्छेद होंगे, ये जितना भी स्पर्श रस गंध वर्ण वो सबको, सब संबंधी भावों को ये परमाणु के माध्यम से जान सकता है। समझ में आ रहा है क्या? ये तो मैंने परमाणु का कह दिया। अब आप उत्तर सब आगे लगा लेना। जैसे हम ये कहे कि उत्कृष्ट देशावधि या परमावधि ज्ञान जो है ये मेरे बारे में जान रहा है। ओके, तो मेरे बारे में जब जान रहा है तो मेरा वर्ण क्या है, मेरी अवस्था क्या है, मेरी शक्ति कितनी है, या फिर इस शरीर की अवस्था, इन सबको जानेगा। यह औदारिक शरीर संबंधी जाना, ठीक है। फिर उसने क्या जाना? उसने मेरे कारमाण वर्गणा के बारे में, अर्थात मेरे कर्म के बारे में भी जाना। अर्थात मेरे कर्म के कौन से निषेध पड़े हैं, किस काल में उदय में आएंगे, ये सब वो जानता है। समझ में आ रहा है क्या? और कर्म की फलदान शक्ति, कर्म किस रूप में फल देने वाला है, उस भाव को भी ये अवधि ज्ञान जान सकता है। समझ में आ रहा है क्या? ये द्रव्य अपेक्षा इस अवधि ज्ञान का विषय हमने देखा। ओके, अब प्रश्न है कि आपने क्षेत्र अपेक्षा बताया, काल अपेक्षा बताया, द्रव्य अपेक्षा बताया, अब भाव अपेक्षा क्या? तो भाव अपेक्षा ऐसा कुछ विशेष खुलासा नहीं है। भाव अपेक्षा में इतना ही समझना कि स्पष्टता में वृद्धि होती जाएगी, मतलब क्लैरिटी। जैसे आपको बताओ कि मान लो किसी को चश्मा है, राइट? तो डॉक्टर क्या करता है, पहले छोटी लेंस डालता है, फिर थोड़ी हाई पावर की लेंस डालता है, फिर हाई पावर की लेंस डालता है। तो जितनी हाई पावर की लेंस डालता है तो उतनी स्पष्टता आती जाती है, राइट? ऐसा होता है कि नहीं? तो कह रहे हैं कि इसी प्रकार यहां पर भी भावों में आप उत्तर स्पष्टता, अर्थात भावों की स्पष्टता भी आप वैसे ही समझना। भाव मतलब क्या? उसके अविभाग प्रतिच्छेद, उसके शक्ति के अंश, उन संबंधी विशेषपना जानने की सामर्थ्य होगी। जैसे जगन्य देशावधि होगा तो उसमें भाव की स्पष्टता कम होगी, और उत्कृष्ट देशावधि होगा उसमें कई गुना अधिक स्पष्टता पाई जा सकती है। ठीक है, तो ये ऐसा भाव के स्तर पर भी हम लगा सकते हैं। तो ये द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा हमने अवधि ज्ञान को घटित किया। अब एक फाइनल पॉइंट मैं रखता हूं, ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है, और इसके बाद में अपना अवधि ज्ञान का विषय क्लोज हो जाएगा। देखो क्या है, जहां जहां द्रव्य की वृद्धि वहां वहां भाव की वृद्धि होगी ही होगी। पॉइंट नंबर 1 ये रिलेशन है, रिलेशन। इसका मतलब क्या? द्रव्य की वृद्धि के साथ में भाव की वृद्धि इंटर रिलेटेड है। ओके, उनका कोई ना कोई संबंध है। यहां पर ये बढ़ा तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में भाव की वृद्धि भी बढ़ेगी। इसका मतलब काल संबंधी वृद्धि बढ़े ऐसा नहीं, ओके, या क्षेत्र संबंधी वृद्धि होवे ऐसा नहीं। समझ में आया? एग्जाम्पल लेते हैं तो और समझ में आएगा। मान लो कि मैं औदारिक शरीर मतलब जगन्य देशावधि था,
ओके, और वो जगन्य देशावधि बढ़ के अब उत्कृष्ट देशावधि में आया। तो उत्कृष्ट देशावधि जो हुआ उसके माध्यम से मैं क्या जानने लग गया, मैं अब 5 शरीर संबंधी सूक्ष्म स्कंदों को भी जानने की मेरी सामर्थ्य हो गई। तो ये क्या हो गया, द्रव्य संबंधी वृद्धि हो गई। अब द्रव्य संबंधी वृद्धि हो गई तो साइमल्टेनियसली कह रहे हैं मेरा भाव संबंधी वृद्धि होगी। लॉजिकल लगती कि नहीं बात, क्योंकि मात्र द्रव्य की वृद्धि हो गई तो उसमें वृद्धि क्या देखेगा, अरे वृद्धि वो भावों की अपेक्षा ही होगी ना। समझ में आ रहा है क्या? और क्या हो सकता है, जैसे देखो अब एक और एग्जांपल, जैसे पानी गर्म है ना, पानी गर्म है तो ये तो मैं जगन्य देशावधि वाला जान रहा है और ये उत्कृष्ट देशावधि वाला भी जान रहा है, लेकिन जगन्य देशावधि स्थूल रूप से जान रहा है कि हाँ ये गर्म पानी है। और शायद मैं अनुमान नहीं बोलता हूं, लेकिन वो इतना ही जान रहा है। लेकिन ये उत्कृष्ट देशावधि वहां पर ये जान रहा है कि वो पानी की डिग्रीज कितनी चल रही है। तो ये जो है ना, इसमें वेरिएशन जो पाया गया है या इसमें हीनादिकता पाई गई है, ये भावों की तरफ जाती है। और ये भावों का बात यहाँ पर द्रव्य की वृद्धि वैसे भावों की वृद्धि, ऐसा डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहा गया है। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, जहां काल अपेक्षा वृद्धि होती है वहां अन्य तीनों की वृद्धि होगी ही होगी। क्या कहा फिर से, सेकंड पॉइंट, काल अपेक्षा वृद्धि हो गई मतलब मान लीजिए मैं आज काल अपेक्षा जगन्य काल क्या था, अवली का असंख्यात भाग, और बढ़ते बढ़ते क्या कहा था, असंख्यात वर्षों की बात चली थी। पल्य प्रमाण असंख्यात कहा, फिर उसके बाद में और असंख्यात और असंख्यात 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 बढ़ते गया। ठीक है, तो सर्वावधि जो है वो असंख्यात वर्ष तक जानने लग गया। अब क्या कह रहे हैं, काल में जैसी वृद्धि हो गई जानने की तो होगा क्या, द्रव्य, क्षेत्र और भाव इनकी भी जानने में वृद्धि होती ही होती है। समझ में आया? अब द्रव्य संबंधी वृद्धि में हमने मात्र भाव की वृद्धि देखी थी, लेकिन काल की वृद्धि के साथ साथ तीनों की वृद्धि साइमल्टेनियसली होगी ही होगी। समझ में आया? ये दूसरा पॉइंट। अब तीसरा पॉइंट क्या है, क्षेत्र की वृद्धि में क्या होगा, तो कह रहे क्षेत्र की वृद्धि में होने पर काल की वृद्धि भजनीय है। तीसरा पॉइंट, क्षेत्र की वृद्धि के साथ काल की वृद्धि भजनीय है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ भजनीय? भजनीय मतलब क्या, हो अथवा नहीं भी हो। मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि क्षेत्र की वृद्धि हो गई तो काल में वृद्धि होगी, काल की वृद्धि होगी भी अथवा नहीं भी होगी। और याद रखना, काल में वृद्धि हो गई तो क्या हो गया, द्रव्य और भाव में वृद्धि उसमें गर्भित होती ही होती है। अगर काल में वृद्धि नहीं हुई तो कोई ये नहीं पॉसिबिलिटी कि द्रव्य और भाव में वृद्धि हो अथवा नहीं हो। ठीक है, मात्र क्षेत्र संबंधी वृद्धि, एरिया एक्सपांड हो गया और कुछ नहीं हुआ। तो ये 3 बिंदु अवधि ज्ञान के बारे में समझना। इसी को द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, परिमाण लिए जाने जिय स्वेच्छा। समझ में आया? तो ये द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की सीमा, उसकी अवधि को लेकर ये जान रहे हैं। ऐसा ये अवधि ज्ञान के बारे में हमने चर्चा की है। कुछ प्रश्न हो सकता है तो आप रख सकते हैं, नहीं तो फिर जय मां स्तुति करेंगे।